यस स्टूडेंट्स, अपना बीकॉम पार्ट सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अपना आज 5th यूनिट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें बड़े। इसके अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन का बड़ा सिंपल सा मीन यही है कि यदि पब्लिक वेलफेयर के अंदर, जन कल्याण के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट या बैंक को गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में ले लेती है, यानी उसकी एसेट, उसका मैनेजमेंट और उसका जो भी उसका ऑपरेशन है वो अपने नियंत्रण में ले लेती है, वो क्या कहलाता है? नेशनलाइजेशन कहलाता है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जो टॉपिक है अपने भारत के अंदर अगर देखें कि रोल ऑफ बैंक्स, उसके 3 फेजेज हैं। यानी जो जब से बैंक बने, इस्टेब्लिश हुए, उसके बाद उनका नेशनलाइजेशन हुआ, और आज अगर अपन प्रेजेंट टाइम में देखें तो उसका रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग सेक्टर हो रहा है। यानी उनके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर जो सुधार वगैरह जो होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है जो बहुत पहले हो जाने थे, वो अपने को देखने को मिलता है रिफॉर्म इन बैंकिंग सिस्टम। तो इसके अंदर अगर अपन बैंक रोल ऑफ बैंक इन इंडिया देखें तो रोल ऑफ बैंक अपन जो इंडिया है उसको 3 फेजेस के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए 3 फेजेस अपन लेंगे। पहला इसके अंदर है फर्स्ट फेज। फर्स्ट जो इसका फेज था वो था इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज यानी जब भारत के अंदर बैंक या बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट थे वो स्टेब्लिश हो रहे थे, भारत के अंदर बन रहे थे, वो स्टेज क्या कहलाती है? इसके अंदर इंट्रोडक्शन स्टेज कहलाती है मैडम। और ये स्टेज अपने को नॉर्मली 1770 से लेके 1969 तक की जो स्टेज है वो अपन इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड स्टेज इसकी वो अपनी है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, जो सेकंड स्टेज है बेटा उसके अंदर जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी उसका जो नियंत्रण प्रबंध, उनकी संपत्तियों को सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ये स्टेज अपनी चली 1969 से लेके 1991 तक। ठीक है, और इस स्टेज के अंदर जो अपनी सेकंड स्टेज है, जो नेशनलाइजेशन की जो स्टेज है बेटा, इसके अंदर जो भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी है, उसके कार्यकाल के अंदर ये जो नेशनलाइजेशन का जो स्टेज है वो प्रारंभ हुआ और ये 91 तक अपना चला। और उसके बाद में जो इसकी थर्ड स्टेज है जिसको अपन थर्ड फेज कह सकते हैं, इसके अंदर आपका रिफॉर्मिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, यानी बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो सुधार होने चाहिए, किन किन प्रकार का जो रिफॉर्म उसका रिक्वायरमेंट है, वो अपनी थर्ड स्टेज का पार्ट है। और ये जो स्टेज है वो कहलाती है अपनी 1991 से लेके 8% आज तक। इन 3 फेजेस के अंदर अपना जो बैंकिंग सिस्टम है, भारत के अंदर जो बैंक है उनका बड़ा डेवलपमेंट अपने को देखने को मिलता है, जिसके अंदर अपन इसकी फेजेस के अंदर देखिए। फर्स्ट फेज इसका इंट्रोडक्शन स्टेज है बड़ा, जिसको अपन फर्स्ट फेज कहते हैं। ये 1770 से लेके 1969 तक चला। ठीक है ना, 1770 से लेके 1969 तक। सेकेंड जो फेज है वो 1969 से लेके 1991 तक, और जो थर्ड स्टेज है वो 1991 से लेके एट प्रेजेंट टाइम तक, अगर आज तक अगर अपन माने तो इसका जो रिफॉर्म की जो स्टेज है वो चल रही है इसके अंदर। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि भारत के अंदर फर्स्ट बैंक कौन सा था, पहला बैंक है वो भारत में कौन सा बैंक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो फर्स्ट बैंक है वो फेज फर्स्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया।
भारत का जो पहला बैंक है उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत के अंदर यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर पहला बैंक स्टेब्लिश कौन सा हुआ या उसका नाम क्या है, तो उस बैंक का नाम है बेटा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये स्टेब्लिश हुआ था बेटा 1970 में। कब हुआ था? 1770, सॉरी 1970 1770 के अंदर स्टेब्लिश हुआ, क्योंकि देखो अपनी इंट्रोडक्शन जो स्टेज है वो 1770 से स्टार्ट हुआ। लेकिन इस बैंक का 1829 1829 टू 32 के बीच में क्या हो गया, इसका लिक्विडेट हो गया बेटा, यानी इसका समापन हो गया, बंद हो गया बैंक। इसका कारण क्या था बेटा? इनसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया बैंक। जितना इसकी रिकवरी होनी चाहिए थी वो रिकवरी न हो पाने के कारण ये बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया। तो भारत के अंदर पहला जो बैंक स्टेब्लिश हुआ था उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 के अंदर बड़ा स्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद में 1829 और से लेके 1832 के बीच में इसको लिक्विडेट कर दिया गया, यानी इसका समापन हो गया, लिक्विडेशन हो गया इसका। ठीक है। उसके बाद में सेकंड बैंक और बना पड़ा इसके अंदर। नेक्स्ट बैंक जो बना वो फर्स्ट फेज के अंदर, उसका नाम आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना? ये बना आपका 1786। ये दोनों जो बैंक आपको मैंने बताए बड़ा इसके अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये उस टाइम के बैंक है जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज है वो शासन करने के लिए नहीं आए थे। जब भारत के अंदर बड़ा जो अंग्रेज यानी जो ब्रिटिश आए इंग्लैंड से, जो भी व्यापारी बनकर आए थे, उनका जो मेन जो मोटिव जो लेके आए थे भारत के अंदर वो बिजनेस करने के पर्पज से आए थे। और जो मेन जो उनका बिजनेस था बेटा वो क्या था? मसालों का। मसालों का आयात निर्यात करना उनका मेन बिजनेस का उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था इसके अंदर। उस बिजनेस को करने के लिए भारत में आए। जैसे जैसे उन्होंने भारत के अंदर बिजनेस को डेवलप किया, भारत में जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, तो उसके अंदर जो भुगतान का सिस्टम जो उसके एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट रहे, उसके लिए उनको भी एक बैंकिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट हुआ। और उनके आने के बाद में उनके द्वारा बड़ा 3 बैंक हैं वो भारत के अंदर स्टेब्लिश किए गए। भारत के अंदर 3 बैंक हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टेब्लिश किए गए। तो इसके अंदर अपन नेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टेब्लिश 3 बैंक्स। कितने बैंक स्टेब्लिश किए बेटा उसने? 3 बैंक स्टेब्लिश किए। इसमें से उनका जो पहला बैंक है वो स्टेब्लिश हुआ बेटा, उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। पहला बैंक कौन सा था इसका? बैंक ऑफ बंगाल। जो बैंक ऑफ बंगाल है वो स्टेब्लिश कब हुआ? 1806 के अंदर। सेकेंड बैंक उन्होंने स्टेब्लिश किया बड़ा बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे स्टेब्लिश हुआ उनका 1840 के अंदर। और थर्ड बैंक है इसका बैंक ऑफ मद्रास, और इसको स्टेब्लिश किया 1830। ये बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर स्टेब्लिश किए गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है बेटा, उसने भारत के अंदर 3 बैंक्स हैं वो स्टेब्लिश किए अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन यानी उनके भुगतान का एक व्यवस्था बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए। और वो तीनों बैंक हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट बैंक है वो बैंक ऑफ बंगाल,
सेकंड है बैंक ऑफ बॉम्बे और थर्ड है इसके अंदर बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक इसके अंदर स्टेब्लिश किए गए। इन तीनों बैंकों को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और इन तीनों बैंकों को जो नाम दिया गया तगड़ा वो क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब बेटा, प्रेसिडेंसी बैंक या प्रेसिडेंसी एरिया का मीन क्या है? तो प्रेसिडेंसी एरिया, प्रेसिडेंसी बैंक का मीन है बेटा कि ये ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी होती है वो उसको प्रेसिडेंसी एरिया बोलते हैं। और इन तीनों बैंकों को क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। अब इन तीनों बैंकों का बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो ये स्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ पे स्टेब्लिश किए गए, जहाँ पे स्थापित किए गए, उसके अंदर आपको कुछ यूनिक चीज मिल रही है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये जिस एरिया के अंदर स्टेब्लिश है वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक नजर आता है बेटा। यानी पहले इन एरिया के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा डेवलप की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मेन रीजन क्या था बेटा? ये तीनों ही जो वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बॉम्बे ना, इसके अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, यहाँ पे देखिए बेटा पोर्ट एरिया, यानी उनका जो ज्यादातर व्यापार था वो जल मार्ग से होता था, है ना। उस कंडीशन के अंदर उनके जो जहाज वगैरह है वो लोडिंग और अनलोडिंग का काम है वो मेन इन पोर्ट के ऊपर होता था। और इन पोर्ट के ऊपर ही इनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो एक प्रकार से उनके लिए एक बेनिफिट फैसिलिटी के हिसाब से या बेनिफिट के हिसाब से सुटेबल हो, इसलिए इन्होंने इन तीन बैंक को अलग अलग पोर्ट के ऊपर स्थापित किया, जिसके अंदर एक बंगाल के अंदर, एक बॉम्बे के अंदर, एक मद्रास के अंदर। और इन तीनों बैंकों को क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा जो ये तीनों बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इसका 1921 के अंदर 1921 के अंदर इसको अमलगामेटेड कर दिया गया। अमलगामेटेड का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा बैंकों को मिला के एक बना दिया जाए या उनको आपस में मर्ज कर दिया जाए, वो कहलाता है अमलगामेट। तो इसके अंदर 1921 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास है, इनको बड़ा अमलगामेट करके मर्ज करके उसकी जगह एक बैंक बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया इसके अंदर इंपीरियल बैंक। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक। ये कब हुआ बेटा? ये 1921 के अंदर तीन बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको अमलगामेट करके बैंक बनाया गया 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक को भारत के आजाद होने के बाद इसको बड़ा रिफॉर्म किया गया, इसको इसमें वापस सुधार किया गया और इसका ही नाम आज आप जो सुनते हो ना, एक अपने देखते हैं कि एसबीआई के बाद में सेकंड जो सबसे बड़ा बैंक है वो क्या है? आरबीआई के बाद में सेकंड जो बैंक है वो क्या बेटा? एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आज उसको अपन क्या बोलते हैं? एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया बेटा ये कब बना? इंपीरियल बैंक से ये बना 1955 के अंदर, ठीक है। तो देखिए बेटा इसकी स्टार्टिंग जो अपन इसकी इसके अंदर आज अपना टॉपिक लिया है वो अपन दोबारा मैं इसके अंदर फटाफट रिवाइज कराता हूँ। अपन आज स्टार्ट किया इसके अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है तो उस कंडीशन के अंदर वो कहलाता है नेशनलाइजेशन। और यदि बेटा अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो प्राइवेट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? जब गवर्नमेंट से प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो इसके अंदर नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जब प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के अंदर मर्ज किया जाता है या गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है।
बैंक पहले क्या था बेटा, जो स्टार्टिंग के अंदर जब बैंक स्टेब्लिश होते थे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्टेब्लिश होते थे, यानी बैंक का संचालन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता था। इसके अंदर जो भी उसको स्टेब्लिश करते थे उसका उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। उनके फंड का यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू उनकी जो सोच होती थी या उनकी जो इच्छा होती थी, उसका मेन जो मोटिव होता था उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता था। और इसका एक मेन रीज़न ये था बड़ा कि जो बैंक है, बैंकिंग सिस्टम पर जनता को ज़्यादा विश्वास नहीं करता होता था। तो जनता अपना पैसा है बैंकों में जमा नहीं करती थी, कारण कि बैंकों में जमा तो करवा दिया जाएगा लेकिन उसका वापस पेमेंट कैसे होगा। इसलिए उस टाइम के अंदर जब बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था तो लोग अपने जो डिपॉजिट्स है, अपने जो सेविंग्स है, वो या तो अपने पास रखते थे या उसको पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा कराते थे। पोस्ट ऑफिस क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में चलता था, उसका पैसा डूबने का उसके अंदर कहीं भी उसके अंदर कोई शक या डाउट की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जो लोग हैं वो अपने पैसे बड़ा कहाँ जमा कराते थे, या तो पोस्ट ऑफिस के अंदर या अपने पास रखते थे। बैंकों के अंदर बैंकों का चलन बहुत कम था, बैंकिंग हैबिट लोगों में नहीं थी, ना ही बैंकों का ज़्यादा यूज किया जाता था। जो बैंक बने थे वो ओनली प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे, और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो अपने फंड को अपने पर्पज़ के लिए या अपने उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए उनको यूज करते थे। इसलिए जो बैंक है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो फर्स्ट फेज के अंदर अपने इसके अंदर 3 फेज बनाई इसके लिए। पहला बड़ा इंट्रोडक्शन स्टेज, जिस समय बैंक है भारत के अंदर स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, भारत का के अंदर बैंकों का विकास होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में इसकी जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर बड़ा, अगर आपको भारत के अंदर यदि पूछे, कई बार अपने को देखने को मिलता है कि इसके अंदर बैंक ऑफ जो बंगाल है बड़ा, उसको भारत के अंदर फर्स्ट बैंक माना जाता है। लेकिन बैंक ऑफ जो बंगाल है वो फर्स्ट बैंक था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में फर्स्ट बैंक था वो, जो 1806 के अंदर स्टेब्लिश हुआ। इससे पहले भी भारत के अंदर बैंक डेवलप हो चुके थे, बड़ा भारत के अंदर बैंक स्टेब्लिश हो चुके थे। पहला बैंक भारत के अंदर स्टेब्लिश हुआ उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 के अंदर स्टेब्लिश हुआ। लेकिन देखिए वही प्राइवेट सेक्टर का होने के कारण इसका लिक्विडेशन हो गया कब, 1829 और 1832 के बीच में इसका लिक्विडेशन हो गया, समापन हो गया। सेकेंड बैंक जो आया भारत के अंदर वो आया था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 के अंदर इसके अंदर स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर आई तो उसने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस के अंदर भुगतान की व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके अंदर एक अच्छे सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसने 3 बैंक है वो पोर्ट एरिया के अंदर बड़ा स्टेब्लिश किए, जो एक तो बंगाल के अंदर, एक बॉम्बे के अंदर, एक मद्रास के अंदर। और इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे मैडम। प्रेसिडेंसी बैंक यानी एक जहाँ पे एक बिजनेस का एक जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, ज़्यादा लेन देन होते हैं, एक डेवलप एरिया जो बिजनेस के लिए होता है उसको प्रेसिडेंसी एरिया, और इन बैंकों को क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। लेकिन 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया बड़ा, अमलगामेट कर दिया। और इसको अमलगामेट करने के बाद उसकी जगह एक बैंक है वो स्टेब्लिश किया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के आज़ाद होने के बाद यानी आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसको 1955 के अंदर रिफॉर्म किया गया और इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक जो इंडिया बड़े इसको क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, क्वासी सेंट्रल बैंक। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक भारत के अंदर केंद्रीय बैंक बड़ा एक ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर अपन देखें तो सेंट्रल बैंक है वो एक ही होता है, लेकिन उसका कोई सबऑर्डिनेट बैंक हो सकता है कि उसका एक कोई सहयोगी बैंक हो सकता है, लेकिन वो सेंट्रल बैंक तो नहीं होता। लेकिन उसका जो फंक्शन है, जो उसका काम है वो एज ए सेंट्रल बैंक की तरह होता है। तो भारत के अंदर यदि अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में यदि देखें तो जो अपना सेकंड बैंक है वो SBI बड़ा लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर उसको क्वासी सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, यानी एक प्रकार से सेंट्रल बैंक की तरह होता है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो सेंट्रल बैंक का नहीं होता है, बल्कि उसके एक सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। और यदि किसी भी कंट्री के अंदर, यदि अपनी कंट्री के अंदर देखेंगे तो बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप से बड़ा इसके अंदर डेवलप हुआ है। एक तो सेंट्रल बैंक और एक इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक है जिसके अंदर जो किसी भी कंट्री के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी उसको ऑपरेट करने का
क्वांटिटी ऑफ मनी को एक्सपेंशन और कंट्रोल करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और सेकंड जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है बेटा, उसका जो व्यापारिक बैंक है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो मनी ऑफ सप्लाई है, उस सप्लाई से सप्लाई को क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, मतलब जो मनी ऑफ सप्लाई है उस सप्लाई का रोटेशन बढ़ाने का काम है वो क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक करते हैं। कॉमर्शियल बैंक है वो मनी के ट्रांजेक्शन है, कैश के ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट के रूप में, लोन के रूप में प्रोवाइड करने का एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक है। यानी किसी भी देश की कंट्री के अंदर जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो दो में नेशनल बैंक यानी सेंट्रल बैंक जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो एसबीआई स्टेब्लिश हुआ बड़ा, जो एसबीआई है उसको क्वासी सेंट्रल बैंक कहा जाता है। उसके बाद में ये तो बड़ा अपना इंट्रोडक्शन जो स्टेज है वो आता है इसके अंदर। उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर अपनी इसके अंदर बता सकते हैं, यदि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो अपनी इसके 3 फेजेस बता सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर बड़ा, कि अपनी 3 फेजेस है। इसके अंदर अपना जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर वो डेवलप हुआ, जिसके अंदर फर्स्ट अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड नेशनलाइजेशन की स्टेज और तीसरा रिफॉर्मिंग की स्टेज है वो अपने इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नेशनलाइजेशन हुआ, यानी उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1948 के अंदर। इसमें ये बता रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया 1948 के अंदर। यानी पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको बड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अपना एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक है उसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको इतने बता रहा हूँ कि जो 1948 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका नेशनलाइजेशन किया गया, यानी सरकार ने उसको प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में और अपने नियंत्रण के अंदर लेकर इसको सेंट्रल बैंक के रूप में स्टेब्लिश कर दिया गया। उसके बाद में सेकंड जो फेज आता है इसके अंदर वो आता है इसके अंदर 1969 के अंदर, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी बड़ा, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया कि जो अपने प्राइवेट सेक्टर के 14 जो बड़े बैंक हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, यानी उसकी संपत्ति, उसकी प्रबंध और उसका जो नियंत्रण है वो अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट स्टेज है वो नेशनलाइजेशन की कहलाती है। इसके अंदर 1969 के अंदर कितने बैंकों का किया, 14 बैंक है उनका नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, अब ये बैंक कौन कौन से बड़ा जिनका नेशनलाइजेशन किया गया, ये बैंक देखिए इसके अंदर आपका पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनेरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 जो बैंक्स हैं इसको फर्स्ट फेज के अंदर या फर्स्ट स्टेज के अंदर 1969 के अंदर इसका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, यानी इसको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो कौन कौन से बैंक बताए बेटा आपको, इसके अंदर पहला है आपका इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनेरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 के अंदर। जब 1969 के अंदर बड़ा जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद की स्थिति अपन इसके अंदर ले रहे हैं 1/4/2017 कौन भारत के अंदर जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी स्थिति अपने को बतानी है। इसके अंदर बड़ा 14 बैंक का तो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ 1969 के अंदर। उसके बाद में इसका जो सेकंड जो स्टेज आई वो आई 1980 के अंदर।
1980 के अंदर इसके 6 जो बड़े बैंक और हैं उनका भी बड़ा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और वो 6 बैंक थे अपने सेकंड जो फेज के अंदर आए, सेकंड चरण के अंदर आए। उसके अंदर आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक, ये 6 बैंक और हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। वो कब किया गया? 1980 के अंदर। 1969 के अंदर जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो तो वो 14 बैंक का, और 1980 के अंदर बड़ा जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कितने बैंक का हुआ? 6 बैंक का, 6 बैंक का। उसके बाद में अपना जो बैंक है वो बैंक कितने हो गए बेटा इसके अंदर? नेशनलाइज बैंक 14 + 6 यानी 20 बैंक है वो राष्ट्रीयकृत हो गए इसके अंदर, यानी नेशनलाइजेशन हो गया, यानी गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। अब उसके बाद में आते हैं अपन इसकी 1 अप्रैल 2017 की सिचुएशन देखते हैं ना। इसके अंदर बड़ा 1/4/2017 के अंदर टोटल जो अपने नेशनलाइज बैंक है वो कितने हो गए? 27। अब आप कहोगे अभी तो 20 ही बताए हमें तो, है ना। इसके अंदर बड़ा देखो ये 27 बैंक कैसे हैं वो आपको देखते। इसके अंदर अपने नेशनलाइज बैंक है वो कितने हो गए? 19। ठीक है, 19 यानी 20 से बड़ा कितने हो गए? 19। क्योंकि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, अभी मैंने आपको बताया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसको बड़ा पीएनबी के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है जो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था उसके बाद में उसको मर्ज करके पीएनबी में मिला दिया गया। तो उसके कारण से जो अपने नेशनलाइज बैंक है बड़ा वो कितने हो गए? 19। ये देखिए थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखो बेटा जब नेशनलाइजेशन का स्टेज आया तो नेशनलाइजेशन के स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर अपने 14 बैंक को नेशनलाइज किया, यानी राष्ट्रीयकृत किया। उसके बाद में आपके जैसे ये नाम मैंने बताए, आपके नाम बेटा बुक्स के अंदर भी दे रखे हैं, तो आप उस बुक्स से देख सकते हो कि कौन कौन से जो बैंक्स हैं वो 14 बैंक के अंदर नेशनलाइज हुए। उसके बाद जो सेकंड इसकी स्टेज आई बेटा वो आई 1980 के अंदर, जिसके अंदर 6 बैंक्स हैं उनको और नेशनलाइज किया गया। तो टोटल कितने हो गए? 20 बैंक, 20 बैंक है उनको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद में अपना जो न्यू इंडिया बैंक है उसको बड़ा मर्ज कर दिया गया किसके अंदर? पीएनबी के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। तो अपने जो नेशनलाइज बैंक है उनकी संख्या कितनी रहेगी? 19 रहेगी इसके अंदर। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2017 की जो सिचुएशन है उसके अंदर टोटल जो 27 है वो अपने नेशनलाइज बैंक है। अब इसके अंदर नेशनलाइज बैंक के अंदर 19 तो जो अभी आपको मैंने बताया वो वाले। उसके बाद मेरा सेकंड आता है इसके अंदर, इस वाले के अंदर वो है अपना एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस उसके बड़ा 5 सबऑर्डिनेट बैंक, उसके 5 सबऑर्डिनेट बैंक है जो उसके सहयोगी बैंक के रूप में है। अगर उसको अगर अपन काउंट करते हैं जो एसबीआई की हेल्प के लिए इनको स्टेब्लिश किया गया था तो टोटल संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 6 बैंक हो गए और 19 ही हो गए। कितने हो गए? 25। अब तीसरा इसके अंदर अपना जो स्टेज है उसके अंदर आपका आईडीबीआई प्लस बीएमबी, 2 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 27 हो गए ना। तो देखिए इसके अंदर 19 जो अभी अपन ने नेशनलाइज के अंदर पढ़ा वो प्लस एसबीआई और उसके 5 सबऑर्डिनेट बैंक वो मर्ज कर दिए गए बेटा। अब वो 5 बैंक है वो अपने प्रेजेंट में नहीं है, वो एसबीआई के अंदर ही मर्ज हो गए। तो उस कंडीशन के अंदर कितने हो गए आपके? 1 हो गए, लेकिन अभी तो अपने को 6 पढ़ने। उसके बाद 2 बैंक बनाए तो आईडीबीआई प्लस बीएनबी, भारतीय महिला बैंक। तो 2 ये हो गया ना, तो कितने हो गए टोटल? 27। ये कब की सिचुएशन है बेटा? ये सिचुएशन है 1 अप्रैल 2017 को भारत के अंदर जो नेशनलाइज बैंक है उनकी संख्या कितनी थी? 27। उसके बाद में सेकंड जो आता है इसके अंदर इसको बड़ा अपन ऑन की जगह इसको बिफोर कर सकते हैं। उसके बाद में आती है इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा
ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को, अभी अपने बैंक कितने काउंट किए, 27, 1 अप्रैल 2017 को इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी बेटा। और उसके अंदर क्या हुआ कि अपनी ये वाला केस दोबारा बना रहा हूं, जो नेशनलाइज बैंक है उनकी संख्या तो 19 की 19 रह गई, ये अभी अपने 19 ही काउंट की थी इसके अंदर। सेकंड बेटा इसके अंदर जो एसबीआई है, एसबीआई के अंदर जो इसके 5 ऑर्डिनेट बैंक प्लस एक बीएमबी भारतीय महिला बैंक, इसको इसमें मर्ज कर दिया गया। तो उस कंडीशन के अंदर +5 और +1 कौन सा, बीएमबी, इन बैंकों को मिला के एक बना दिया। और उसके बाद में एक थर्ड जो इसका था वो अपना आईडीबी, ये एक होगी। तो नेशनलाइज बैंक है उनकी संख्या कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है, ये कब की पोजीशन है बेटा, ये ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 की जो पोजीशन है उसके अंदर अपने जो नेशनलाइज बैंक है उसकी संख्या कम होगी, कितनी होगी, 21 होगी। पहले कितनी थी, 27 के अंदर ये कंडीशन थी, उसके बाद में 1 अप्रैल 2017 को इसकी ये वाली कंडीशन आ गई। अब इसको अपन और भी आगे देखें तो वो आपकी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा, इसके अंदर और भी कुछ चेंज हुआ है। तो अब अपन इसको नेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर ऑन जनवरी 2009, ये आपका बड़ा न्यू पार्ट है ना, जो अपनी बुक्स वगैरह के अंदर आजकल देखने को नहीं मिलेगा, आगे फ्यूचर के अंदर कभी बुक्स के अंदर आएगा, लेकिन अपनी ये प्रेजेंट टाइम का एक है इसके अंदर कि जनवरी 2019 के अंदर आईडीबीआई है उसका शेयर अक्वायर्ड कर लिया किसने, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उसको बड़ा शेयर से एक्वायर्ड कर लिया। उस वजह से इसको आईडीबीआई है, इसको बैंक की जगह प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो जब इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर शामिल कर लिया गया तो नेशनलाइज बैंक वो 21 थे, वो कितने हो गया, वो अपने 20 हो गए इसके अंदर। ठीक है ना, तो किस कारण से हो गया कि जो आईडीबीआई है उसके जो शेयर है जो गवर्नमेंट के पास थे, उस शेयरों को एलआईसी ने बड़ा एक्वायर्ड कर लिया, स्टेक होल्डर होगी, उस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज बैंक से हटाकर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब अपने जो नेशनलाइज बैंक है उसकी संख्या कितनी है, 20 है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर, फिर बड़ा एक इसके अंदर चेंज आया, और वो चेंज आया कब, 1 अप्रैल 2019 को, इसके जस्ट बाद में देखो जनवरी 2019 और उसके बाद में ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को फिर इसके अंदर चेंजेस आया। और वो चेंजेस क्या है इसके अंदर कि अपनी जो देश की वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उसने फिर एक इसके अंदर जो बैंकों का जो मर्ज करने का जो प्रोसेस है उसको बड़ा इम्प्लीमेंट किया। इसके अंदर अपना क्या हुआ कि जो अपनी विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया किसमें, बीओबी के अंदर। ठीक है, और जैसे इसको बीओबी में बड़ा मर्ज किया तो अपनी जो नेशनलाइज बैंक है उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 18 हो गई इसके अंदर। ठीक है, 18 का मतलब इसके अंदर 17 नेशनलाइज बैंक और प्लस एक एसबीआई, ये तो एसबीआई है और ये इसके नेशनलाइज बैंक है, यानी इसकी टोटल संख्या वो कितनी होगी, अपनी 18 होगी इसके अंदर। ये बड़ा इसका नेशनलाइजेशन का
फेज है इसके अंदर कि भारत के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मेन जो उद्देश्य है वो भी आपको मैंने बताया कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार अब प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उसका नियंत्रण, उसकी संपत्ति, उसका प्रबंध जब अपने हाथों में ले लेती है तो वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहलाता है। तो ये तो बड़ा इसका नॉर्मल मीनिंग है। अब इसके फेवर के अंदर या इसके अगेंस्ट के अंदर बड़ा इसके पक्ष विपक्ष के जो पॉइंट है वो अपनी इसकी नेक्स्ट क्लास में कम करके इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसका इतना ही। इसके मीनिंग के अंदर आप लगभग इतना आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट